नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताऊंगा 2026 में कौन से ऐसे 4 सेक्टर हैं जो कि एक्सप्लोड कर सकते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको देखने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मार्केट और स्टॉक आइडियाज़ पसंद है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाना। आज का वीडियो शॉर्ट और एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट रहने वाला है। अब बात करते हैं पहले सेक्टर की जो सिर्फ ग्रो नहीं करेगा बल्कि एक्सप्लोड कर सकता है 2026 में। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर 2026 के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल स्टोरी है। इंडिया का फोकस अब सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करना नहीं है बल्कि उनको अब क्या बनना है, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनना है। आप देख सकते हो इंडिया के अंदर भी वॉर लाइक सिचुएशन आई थी लास्ट टाइम मई में जब पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक करा था। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाई थी कि इंडिया के पास कितनी तगड़ी पावर है और इंडिया क्या क्या कर सकता है। ठीक है। और वैसे अगर हम ग्लोबली देखें तो बहुत जगह वॉर लाइक सिचुएशंस अभी चल रही है, जैसे ईरान और यूएसए की, रशिया और यूक्रेन की वॉर अभी कंटिन्यूसली चल रही है। तो गवर्नमेंट का एकदम क्लियर एजेंडा है, मेक इन इंडिया प्लस आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब है ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और कंसिस्टेंट रेवेन्यू विजिबिलिटी हम देख सकते हैं। बॉर्डर टेंशंस, जियोपॉलिटिकल इश्यूज और लार्जर डिफेंस बजट सब मिला के डिफेंस स्टॉक्स के लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं 2026 के अंदर। सबसे पहली न्यूज आप पढ़ सकते हो, इंडिया इज गोइंग बियॉन्ड राफेल। इंडिया फ्रांस टू साइन लैंडमार्क हैमर मिसाइल डील टू एनुअल डिफेंस डायलॉग। मतलब कि इंडिया अब एक बहुत तगड़ी मिसाइल बनाने वाली है। साथ में अगर हम देखें तो 114 राफेल इंडिया के अंदर आने वाले हैं। इंडिया वो खरीद रहा है फ्रांस से। ठीक है। नेक्स्ट सबसे लेटेस्ट न्यूज जो आज की है, एएमसीए प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि इंडिया अब 5th जेन स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने वाली है फ्रांस के साथ मिलके। तो यहाँ पर आप एक और न्यूज पढ़ सकते हो, इंडिया फ्रांस समिट टारगेट्स 50% मेक इन इंडिया माइलस्टोन फॉर हिस्टोरिक 114 रफेल्स। मतलब कि इसमें से 50% इंडिया बनेंगे। इंडिया इज वेरी क्लेवर। इंडिया का डिफेंस अब नेक्स्ट लेवल जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद आज जो एएमसीए की न्यूज आई है उसमें हमें कौन सी कंपनीज की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहली है टाटा एडवांस सिस्टम, दूसरा है एलएनटी, उसके बाद बीईएल और लास्ट है भारत फोर्ज। तो ये सारी कंपनीज मिलकर एएमसीए का प्रोजेक्ट डेवलप करने वाली है इंडिया और फ्रांस के अंडर। ठीक है। उसके बाद अडानी भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनने वाला है एएमसीए के अंदर। और आपको पता होना चाहिए कि एचएएल जो कि सबसे बड़ा मोनोपोली बिजनेस था फाइटर जेट्स बनाने के लिए, आज इंडिया गवर्नमेंट ने फैसला लिया है और अब बाकी कंपनीज मतलब कि प्राइवेट कंपनीज भी उसके अंदर अब इन्वॉल्व होने वाली है ये सारे जेट्स बनाने के लिए। तो डिफेंस के की ड्राइवर्स क्या हैं? सबसे पहला ड्राइवर रिकॉर्ड डिफेंस ऑर्डर्स। ठीक है। दूसरा ड्राइवर है एक्सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और तीसरा प्राइवेट कंपनीज का एंट्री इनटू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तीन चीजें इंडिया के डिफेंस को सॉलिड बनाती है और रॉकेट बन सकता है। तो ये सेक्टर शॉर्ट टर्म न्यूज पे नहीं बल्कि मल्टी ईयर ऑर्डर बुक पे चलते हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पावरफुल होता है। तो अब हम कुछ डिफेंस स्टॉक्स की बात करेंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है हमें। सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे जाए तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसका रेवेन्यू कितना तेज बढ़ रहा है। जिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है मतलब कि वहां पर ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है और इसका पीएनएल भी काफी स्ट्रांग है। दूसरी कंपनी कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सेम इसके अंदर भी हम देख सकते हैं इसका रेवेन्यू भी कितना तेज एक्सपैंड हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी है एवेंटल, जो कि एक छोटी कंपनी है लेकिन इसका भी अच्छा खासा यूज हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। तो ये कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसके हम देख सकते हैं काफी अच्छा इसकी रेवेन्यू ग्रोथ चल रही है इस टाइम पे। नेक्स्ट मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है विच इज पारस डिफेंस सिस्टम। ठीक है। इसका भी अगर आप बात करो तो फिर ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका भी रेवेन्यू अच्छे तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। तो जहां पर रेवेन्यू ग्रोथ होगी वहां पर आपको अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी सेक्टर की इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए होगी तो फिर आप मुझे कमेंट कर देना उस सेक्टर का नाम, मैं उसकी इन डेप्थ एनालिसिस की वीडियो ले आऊंगा। तो सेकंड सेक्टर है हमारा एआई और डेटा सेंटर्स। आज आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कितना पुश कर रही है एआई और डेटा सेंटर्स को। अभी हमें एआई समिट देखने को मिल रहा है और साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कितना अच्छा पुश कर रही है डेटा सेंटर्स को भी। सबसे पहली बात कि बजट के अंदर इनको एक बहुत लंबी टैक्स हॉलिडे मिल चुकी है। तो डेटा सेंटर्स हमारा सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है अगर आप देखो तो करेंटली 1280 मेगावाट तक इंडिया ने रीच कर लिया है। और अगर आप देखो 2030 तक ये 4 से 5 टाइम ग्रो होने वाला है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 70 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अंडर वे है और एडिशनल 90% हैज बीन अनाउंस। मतलब कि ये भी बहुत जल्दी होने वाली है। तो आज कंपनीज और गवर्नमेंट एआई कम्युनिटी के अंदर एक मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है। मतलब कि डेटा सेंटर, सर्वर्स, नेटवर्किंग सबकी डिमांड स्काई रॉकेट हो चुकी है। तो अगर आप इंफ्रा, क्लाउड सर्विसेज या एज डाटा सेंटर सप्लायर्स को देखते हो वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में काफी ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। तो इस ट्रेंड को इंडिया में एक बड़ा पुश मिल रहा है और बहुत बड़ी बड़ी न्यूज ऑन द वे ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखते हैं वो स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहली है इन्फोसिस। इन्फोसिस आपको पता होना चाहिए इसका आज ही एंथ्रोपिक के साथ डील हुई है और दोनों कोलैब करके अब काम करने वाले हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इन्फोसिस का रेवेन्यू अच्छा खासा एक्सपैंड हो रहा है। मतलब कि कंपनी इतनी बड़ी होने के बाद भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है टीसीएस। टीसीएस इस सेक्टर का किंग है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पास है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है इंडिया में एक आईटी
कंपनी के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसको भी देखिए, इसके फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए एकदम फिट बैठ रहा है और इसका रेवेन्यू अच्छा खासा एक्सपैंड हो रहा है। तो जिस कंपनी का रेवेन्यू एक्सपैंड हो रहा हो, मतलब कि वो अच्छा खासा काम कर सकता है इन नियर फ्यूचर। अब ऐसी कौन सी वो डेटा सेंटर वाली कंपनी है जो हमें देखने को मिल सकती है? सबसे पहली है अनंतराज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस कितना सॉलिड है, कितना मस्त एक्सपैंड हो रहा है। 2020 में ये 200 करोड़ था और ये 5 साल बाद 2100 करोड़ हो चुका है, मतलब कि ट्रिपल हो चुका है ये। तो ऐसा जब मैसिव बिजनेस बढ़ता है, मतलब कि बिजनेस नेक्स्ट लेवल बढ़ सकता है। करेंटली 2500 के आसपास चल रहा है और अगर आप नेक्स्ट 5 साल लो तो ये 2500 के नंबर की जगह को इजीली आपको 15,000 देखने को मिल सकता है। तो करेंटली डेटा सेंटर्स काफी पुश के अंदर चल रही है, फाइनेंशियल इसके काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है नेटवेबटेक। ये कंपनी ने काफी कमाल दिखाया है और ये कंपनी सुपर परफॉर्म करके दिखा रही है। सेम अगर मैं इसकी बात करूं, इसका भी रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब कि वो लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा काम कर सकती है, बिजनेस उसका ग्रो हो रहा है। उसके बाद मेरी एक और फेवरेट कंपनी है E2E नेटवर्क्स। ये भी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है और अभी करेंटली देखें तो इसके भी फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत जल्दी ग्रो होती है लेकिन वो गिरती भी उस तरीके से ही है। सो इट इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइसेस है, आप प्लीज ये सब देख के मत इन्वेस्ट करना, बट ये सब वो स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो प्लीज कॉन्टैक्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, उससे पूछ के आपको इन्वेस्ट करना तो फिर आप कर सकते हो, वरना मत करना। तो एआई और डेटा सेंटर के बाद हमारा तीसरा ऐसा सेक्टर जो कि मैसिव ग्रो कर रहा है और आगे बहुत बड़ा ग्रो करने वाला है, नाम है सेमीकंडक्टर। एआई एक्सेलरेटर्स और मेमोरी के लिए चिप डिमांड 2026 में बहुत तेज है। चिप मेकर्स और फाउंडर्स जो एआई ग्रेड वेफर्स और पैकेजिंग के लिए काम करते हैं, उनके ऑर्डर्स बढ़ सकते हैं। इस सेक्टर में सप्लायर्स, इक्विपमेंट मार्केट और एडवांस पैकेजिंग फर्म्स को क्लोजली वॉच करना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया ने अपने बजट के अंदर क्या अनाउंस करा था। इंडिया ने अपने बजट के अंदर अनाउंस करा था कि वो 100 करोड़ एलोकेट करने वाले हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, टू स्ट्रेंथन रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डोमेस्टिक चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। तो यहाँ से आप ध्यान लगा लो कि इंडिया अगर इस पे फोकस कर रहा है, गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसका साइज कितना ग्रो होने वाला है 2030 तक, ऑलमोस्ट डबल, 50 बिलियन से सीधा 110 बिलियन हो सकता है अगले 5 साल के अंदर। तो नेक्स्ट न्यूज हम देख सकते हैं कि अडानी जहां पर इन्वेस्ट करता है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अडानी टू इन्वेस्ट 100 बिलियन इन एआई डेटा सेंटर्स ओवर नेक्स्ट डेकेड। तो फिर आप देख सकते हो कि अगले 5-10 साल के अंदर अडानी फुल फ्लेश्ड एआई डेटा के अंदर बूम करने वाला है, अच्छा खासा पैसे डाल रहा है, क्योंकि अडानी वहां पैसा डालता है जहां पर उसको दिखता है कि विजन हो, ठीक है। सबसे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर आए, उसके बाद उसने यहाँ पर पैर रख लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर डेटा सेंटर्स काफी बूम मारने वाले हैं। तो सेमीकंडक्टर वाले कौन से स्टॉक्स हैं जो 2026 में धूम मचा सकते हैं, आओ अब उन पे फोकस करते हैं। सबसे पहले सीजी पावर जो कि इस सेक्टर का किंग है। दूसरा है डिक्सन टेक जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर है सेमीकंडक्टर का। उसके बाद है टाटा लेक्सी और नेक्स्ट है मॉसचिप। मॉसचिप का फुल फोकस फिलहाल सेमीकंडक्टर के अंदर ही है। तो ये सारी वो कंपनीज है जिनमें अच्छा खासा बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। तुम्हारा फोर्थ सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज बैटरीज। तो सोलर और विंड इंस्टॉलेशन के साथ साथ ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पैनल्स, इन्वर्टर, स्टोरेज और इंस्टॉलेशन कंपनीज को लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक मिल सकता है। अगर आप ग्रीन इंफ्रा में इंटरेस्टेड हो तो ये सेक्टर 2026 में काफी अच्छा प्ले कर सकता है और साथ ही साथ ये लॉन्ग टर्म भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब देखते हैं वो स्टॉक जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है अडानी ग्रीन एनर्जी। अब जहां पर अडानी पैर रख लिए वो स्टॉक ऑटोमेटिकली अच्छा काम करना शुरू कर देता है और उस सेक्टर की ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, अडानी के सारे स्टॉक्स फिलहाल कंसोलिडेशन जोन के अंदर हैं और सब के सब अच्छे रिटर्न्स दिखा सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। अगर हम इसकी फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और लॉन्ग टर्म में इसका भी हम काफ़ी अच्छा इंपैक्ट देख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि 2020 में ये सिर्फ 2600 था और आज देखो इसका रेवेन्यू 12,000 तक आ चुका है। तो मतलब कि कंपनी सॉलिड ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है सुपर पावरफुल कंपनी टाटा पावर। इसके भी फाइनेंशियल्स एकदम नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग है और ये भी काफ़ी अच्छा इंपैक्ट हमें दिखा सकती है। उसके बाद मेरी फेवरेट कंपनी सुज़लॉन एनर्जी। देखो ये थोड़ी मिड कैप कैटेगरी कंपनी है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म जाए, नेक्स्ट 5 साल जाए, तो फिर एक क्रेजी रिटर्न्स दिखा सकती है। यहीं पर आप देख सकते हो 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया, 800%, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। उसके बाद है एनटीपीसी ग्रीन, ये भी काफी अच्छा इंपैक्ट हमें दिखा सकती है लॉन्ग टर्म में। तो जिसने ये वाली वीडियो यहाँ तक देख ली है, सबसे पहले तुम जाके लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और ये स्पेशल सेक्टर सिर्फ तुम्हारे लिए है, सेक्टर का नाम है ईवी। तो ईवीज और उनका सप्लाई चेन काफी सॉलिड हो रहा है। ओईएम्स नए ईवी मॉडल्स लॉन्च कर रहे हैं
और चार्जिंग प्लस बैटरी सोल्यूशन एक्सपैंड हो रही है इंडियन मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट एडॉप्शन एक्सेलरेट हो रहा है स्पेशली टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स फ्लीट के अंदर, ठीक है। बैटरी मेकर्स, चार्जिंग इंफ्रा प्रोवाइडर्स और पार्ट्स एलोकेशन वाली कंपनीज को ध्यान से देखो, ये कंपनीज अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में दे सकती है। तो स्टॉक्स बताने से पहले आपको इस न्यूज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि सुजुकी लॉन्चेस मेडन ईवी इन इंडिया विद बैटरी रेंटल्स प्लान टू लोअर अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है। मतलब कि वो एक सस्ती ईवी लेके आए हैं। अब आपको पता है कि मारुति किस सेगमेंट के अंदर काम करता है, मिडिल क्लास के अंदर, तो ये अच्छा खासा एक्सपैंड कर सकता है। तो अब हम स्टॉक्स के ऊपर चलते हैं। अब इस सेगमेंट के वो कौन से किंग स्टॉक है, तो अगर हम बात करें तो मारुति सबसे बड़ा किंग बन सकता है इस सेगमेंट का, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इजीली अप्रोचेबल रहता है और इस सेगमेंट में सिर्फ यही एक किंग है। उसके अलावा जो सबसे पहले एंटर हुआ था इस सेगमेंट के अंदर, टाटा मोटर्स, ये इस सेक्टर का किंग है और ये लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। उसके बाद टू व्हीलर्स कैटेगरी के अंदर मेरा फेवरेट स्टॉक ईदर एनर्जी, ये टू व्हीलर्स ईवी के ऊपर काम करता है और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट इसकी स्कूटीज वगैरह काफ़ी अच्छी होती है और आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। अगर हम इसके एनुअल चार्ट पे चले तो आप देख सकते हैं इसका रेवेन्यू कितना शार्प तरीके से बढ़ रहा है। जहाँ पर रेवेन्यू बढ़ेगा वहाँ पर ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ। सबसे पहला, डाइवर्सिफाई, एक ही सेक्टर में पूरा पैसा कभी मत डालना। दूसरा, लुक फॉर बैलेंस शीट्स, जो कंपनीज ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर रहे हैं पर डेट मैनेजेबल रखे हैं। तीसरा, सप्लाई चेन प्लेन्स, समटाइम्स सप्लायर्स एंड इक्विपमेंट मेकर्स बेनिफिट्स मोर देन हेडलाइन ओईएम्स, मतलब कि उस पर ध्यान दो जो पार्ट्स बना रहे हैं। तो अगर आप कुछ एग्जांपल चाहते हो तो डेटा सेंटर पुशेस और लार्ज इंफ्रा अनाउंसमेंट्स ऑलरेडी हेडलाइंस पे आ चुकी है। ऑटो मेजर्स ईवी लॉन्चेस कर रहे हैं, पेमेंट फर्म्स डेली ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे हैं। बाकी मैं मेन डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे रिसेंट लिंक्स डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट में बताओ कौन सा सेक्टर आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और सब्सक्राइब कर लो फॉर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।